बहू कांपती हुई नंद के कमरे के पास जाती है और दरवाजे पर ताला लगा देख गुस्से में कहती है, मेरी नंद कितनी चालाक है, इतनी डर लग रही है मुझे, और ये मैडम जी अपने कमरे में ताला लगा कर गई हैं। आने दो इसे, आज इसकी तो ऐसी क्लास लगाऊंगी कि ये ताला लगाना भूल जाएगी। बहू, क्यों बेचारी मेरी बेटी पर नाराज हो रही है? थोड़ी देर में आ जाएगी वो, और ये कमरा उसी का है। अब वो अपने कमरे में कुछ भी करे, तू कौन होती है उस पर भड़कने वाली? मैं कौन होती हूँ? आने दो, उसे पता चल जाएगा। उसने अपने कमरे पर ताला लगाकर बिल्कुल सही नहीं किया। आखिर ऐसी क्या वजह थी कि शीतल अपनी नंद के कमरे पर ताला लगाने पर इतनी नाराज हो रही थी, और कौन से फैसले की बात कर रही थी बहू? आइए जानने के लिए चलते हैं कहानी में। रवि, कितनी ठंड लग रही है, और मेरे घर वालों ने इतना सारा सामान दहेज में दिया था, उसमें से कुछ भी हमारे कमरे में नहीं आया, क्योंकि मुझे इतना छोटा कमरा जो मिला, इसीलिए माँ जी ने सारा कमरा अपनी बेटी के बड़े कमरे में रखवा दिया। शीतल, वो इसलिए क्योंकि हमारा कमरा छोटा सा है और मुझे अपना ही कमरा अच्छा लगता है। हमारे कमरे में सामान नहीं आता, इसलिए माँ ने ऐसा किया, और कोई रास्ता भी तो नहीं था। और क्या जरूरत थी तुम्हारे मायके वालों को इतना सामान देने की? लॉजिक कर लो बात, इसमें भी मेरी गलती, मेरे घर वालों की है। अब क्या माँ बाप अपनी बेटी को सुख सुविधा की चीज भी ना दे? और गलती तुम्हारी और माँ जी की है। हम दो इंसान इस छोटे से कमरे में कैसे रह सकते हैं? हम दोनों का खुद का भी तो इतना सारा सामान है। अब क्या मैं बार बार अपनी नंद के कमरे में जाऊं? अरे यार, इतनी ठंड में ऐसी बातें सोचकर तुम क्यों अपना मूड खराब कर रही हो? रात हो गई है, सो जाओ और सोने दो। इतना बोलकर रवि कंबल ओढ़कर सो जाता है। इसी तरह कुछ दिन बीत जाते हैं, और क्योंकि सारे नए कपड़े कल्पना के कमरे में रखी अलमारी में होते हैं, इसलिए रवि को अपनी शेरवानी ढूंढने में परेशानी होती है। अरे यार, मेरी शेरवानी निकाल दो, कल मेरी दोस्त की शादी है। तुम्हें जो भी चीज चाहिए होती है मुझे पहले बताया करो। जानते हो ना, हमारे कमरे का सारा सामान तुम्हारी बहन के कमरे में रखा है, और तुम्हारी बहन सो रही होगी। हाँ तो क्या हो गया? तुम्हारी नंद ही तो है, और रात के 10:30 ही बजे हैं। जाकर उठा दो, सुबह जल्दी जाना है मुझे। रवि के कहने पर शीतल कल्पना के पास जाती है और दरवाजे को पीटती है, जिस वजह से कल्पना को गुस्सा आ जाता है। भाभी, इस ठंड में भी आपको चैन नहीं है क्या, जो रात के 10:30 बजे मेरा दरवाजा पीट रही हो? अगर इतनी ही परेशानी हो रही है तो कमरा चेंज कर लो ना, क्या जरूरत है इतने बड़े कमरे में अकेले रहने की? वैसे भी यहाँ पर सारा सामान मेरा ही रखा है। भाभी, मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ, शुरू से आपकी नजर मेरे कमरे पर है, पर मैं अपना कमरा किसी भी हाल पर आपको नहीं देने वाली। आप जिस काम के लिए आई हो वो काम बोलो। मेरी अलमारी से अपने भैया की शेरवानी निकाल कर दे दो, कल सुबह उन्हें अपने दोस्त की शादी में जाना है। शीतल कल्पना से शेरवानी लेकर अपने कमरे में जाती है। अब इसी तरह कुछ दिन बीत जाते हैं, और अब शीतल को हर छोटे बड़े काम के लिए बार बार अपनी नंद के बड़े कमरे में जाना पड़ता है, जिस वजह से नंद काफी परेशान होने लगती है। और एक दिन जब कल्पना लैपटॉप पर ऑनलाइन मीटिंग कर रही होती है, तो अचानक से शीतल उसके कमरे में आ जाती है। पूरे दिन बस लैपटॉप में लगी रहती हो, ये नहीं कि घर के कुछ काम सीख लूं। अब बेड पर से हटो, मुझे कुछ बर्तन निकालने हैं। भाभी, आने से पहले बता तो दिया करो, मैं मीटिंग कर रही थी और आपने तो परेशान करके रख दिया मुझे। आप अपना सामान किसी दूसरे कमरे में क्यों नहीं रखवा लेती? दूसरे किसी कमरे में रखवाऊं? घर में और कोई दूसरा कमरा है क्या? अगर इतनी ही दिक्कत है तो अपना ये बड़ा कमरा मुझे दे दो, या तो फिर माँ जी से बोलो कि एक और बड़ा कमरा बनवा दे मेरे लिए, जो तुम्हारे कमरे से बड़ा हो, ताकि मैं अपना सामान अच्छे से रख सकूं। कल्पना और शीतल की आवाज सुनकर सुमित्रा उनके कमरे में जाती है और उन दोनों की बहस देखकर अपनी बहू से कहती है, अरे बहू, तू क्यों मेरी बेटी के पीछे पड़ी रहती? कुछ दिन की तो वो मेहमान है, बहुत जल्द उसकी शादी हो जाएगी, फिर तो हड़प लेना इसका कमरा। ऐसे कैसे भाभी मेरा कमरा हड़प लेंगी? शादी के बाद भी तो मेरा कमरा मेरा ही रहेगा। इतना बोलकर कल्पना नाराज होकर कमरे से बाहर चली जाती है। समय यूं ही गुजरता है, और अपनी भाभी की हरकतों से परेशान होकर एक दिन कल्पना अपने कमरे में ताला लगाकर ऑफिस चली जाती है, और उसकी गैर मौजूदगी में ठंड से कांपती हुई शीतल अपनी नंद के कमरे में हीटर लेने जाती है, और वो देखती है कि दरवाजे पर ताला लगा है। अब जैसे ही शाम को कल्पना घर आती है, एक बार फिर बहू पूरा घर सिर पर उठा लेती है। कल्पना, जब तुम जानती हो कि तुम्हारे बड़े से कमरे में मेरा सामान रखा है, तो तुमने कमरे में ताला क्यों लगाया? तुम्हारी वजह से मैं इस ठंड में कांपती रह गई। हाँ, तो मैं और क्या करूं? अगर बिना मतलब के बार बार मेरे कमरे में घूमती रहोगी तो मुझे ऐसे फैसले लेने ही पड़ेंगे ना, और आपकी दखलंदाजी बंद करने के लिए यही करना सही लगा मुझे। मुझे कोई शौक नहीं है तुम्हारे कमरे में आने का। माँ जी, आज तो फैसला कर ही दीजिए, घर में नया कमरा बनेगा, या तो फिर नंद जी का बड़ा कमरा मेरे छोटे कमरे से एक्सचेंज होगा। घर में जगह कहाँ है? अब इतनी सी जगह में एक और कमरा निकाल देंगे तो सांस लेने में भी दिक्कत होगी। भैया, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, दिक्कत तो भाभी को है। भाभी, अगर आपको इतनी ही दिक्कत है तो एक काम करो,
अपना सारा सामान मेरे कमरे से निकालकर अपने कमरे में ठूस कर रख लो, पर मुझे परेशान मत करो। कल्पना नाराज होकर वहां से चली जाती है और इसी तरह कुछ दिन बीत जाते हैं। क्योंकि कल्पना के कमरे में सारा सामान शीतल का रखा होता है, इसलिए कल्पना को अब अपना सामान रखने में दिक्कत होने लगती है। हद है, मेरे कमरे में सारा सामान भाभी का रखा है। अब मैं अपने ये नए कपड़े, डेकोरेशन का सामान, अपना लैपटॉप बैग कहाँ रखूं? परेशान कल्पना सारा सामान बेड के अंदर रख देती है। समय यूं ही गुजरता है और एक दिन जब शीतल अपने कमरे में सफाई कर रही होती है तो सारा सामान फैला देख वो खुद से कहती है, इतना छोटा कमरा है मेरा कि एक बैग के ऊपर दूसरा बैग रखना पड़ रहा है, पर इन लोगों को तो कुछ नजर ही नहीं आता कि मैं कैसे इस छोटे से कमरे में रह रही हूँ। हर चीज के लिए नंद के कमरे में जाना पड़ता है और वो महारानी ये नहीं कि कमरा बदल ले। एक काम करती हूँ, सारा सामान तो मेरा नंद के कमरे में है, ये बैग भी उठाकर उसी के कमरे में रख देती हूँ। कपड़ों से भरा अपना बैग उठाकर शीतल अपनी नंद के कमरे में जाती है, जहां कल्पना और पूजा साथ में बैठकर कुछ काम कर रहे होते हैं। ओह, माफ करना डिस्टर्ब किया, पर मेरे कमरे में जगह नहीं थी और मेरे पास सामान बहुत सारा है, तो मैंने सोचा जब मेरा सारा सामान तुम्हारे कमरे में रखा है तो ये बैग भी रख दूं। वैसे भी टीवी, अलमारी, सोफा, बेड, गद्दा, बर्तन, इन सब के मजे तो तुम ही ले रही हो। भाभी, बहुत अच्छे से जानती हूँ मैं आपकी हरकतों को। आप जानबूझकर ठंड में ऐसा करती हो मुझे परेशान करने के लिए, पर मुझे परेशान करते करते आप ये नहीं देखती कि आपको खुद कितनी परेशानी हो रही है। अब बैग लेकर आई हो तो इधर उधर मत छोड़कर जाना, अलमारी के ऊपर रख कर जाना। कल्पना के कहने पर शीतल भी मुंह बनाकर कुर्सी पर चढ़कर अपना बैग अलमारी के ऊपर रख देती है। अब इसी तरह कुछ दिन बीत जाते हैं और बहुत जल्द कल्पना का रिश्ता लग जाता है। नंद जी, अब तो आपका रिश्ता पक्का हो गया। अब तो इस ठंड में आपको अपना बड़ा सा कमरा छोड़कर अपने ससुराल में जाना ही पड़ेगा। भाभी, मैं कहीं भी चली जाऊं, मैं अपना बड़ा कमरा कभी नहीं छोड़ने वाली। आप अपने उस छोटे से कमरे में खुश रहो, मेरे कमरे पर नजर मत डालो। अरे, अब तो तुम दोनों अपनी लड़ाई खत्म कर दो। बहू, तेरी ननद के जाने के बाद वो कमरा भी तेरा ही होगा, और कल्पना बेटा, तेरा असली कमरा तुझे तेरे ससुराल में मिल जाएगा। इसलिए क्यों अपने मायके के कमरे में मोह माया में लगी है? जब तू हमसे मिलने आना तो अपने कमरे में आराम से रुकना, कोई तुझसे तेरा बड़ा कमरा नहीं छीनेगा। दोनों नंद भाभी में हमेशा बड़े कमरे और छोटे कमरे को लेकर लड़ाई चलती रहती है। समय यूं ही गुजरता है और बहुत जल्द कल्पना की शादी हो जाती है और उसकी शादी के बाद शीतल अपनी नंद के बड़े कमरे पर शीतल राज करने लगती है। कितना मजा आ रहा है इस बड़े से कमरे में सोने में, वरना उस छोटे से कमरे में तो सांस लेने में भी दिक्कत होती थी। ज्यादा खुश मत हो। कल 1 महीने के लिए कल्पना मायके आ रही है। उसके आने के बाद तुम्हें अपने छोटे कमरे में दोबारा जाना होगा और उसका बड़ा कमरा खाली करना होगा। रवि की बात सुनकर शीतल का मुंह बन जाता है और अगले दिन 1 महीने के लिए कल्पना अपने मायके में फिर आती है और अपने बड़े कमरे में आराम से रहती है। तो वहीं शीतल अपनी नंद के जाने का इंतजार करती है। अरे, अच्छे से हल्दी लगाओ, हमारी निशा चमकनी चाहिए। अरे निशा, हमने सुना है कि तुम्हारे ससुराल में सब लोग बहुत मॉडर्न हैं और ससुराल तुम्हारा बहुत ही ज्यादा मॉडर्न है। आपने बिल्कुल सही सुना है, मेरा ससुराल बहुत मॉडर्न है। अरे, बहुत मेहनत करके ढूंढा है मैंने अपनी बेटी के लिए ये रिश्ता। अपने मॉडर्न ससुराल में मेरी बेटी भी जाकर मॉडर्न ही हो जाएगी। ये सुनकर निशा अपने मन में सोच रही होती है, मेरा ससुराल इतना मॉडर्न है कि वहाँ पर मुझे किसी चीज की परेशानी नहीं होगी, सब कुछ मॉडर्न तरीके से होगा। बहुत परेशानी हो चुकी है अपने मायके से रोजाना चूल्हे पर रोटी बनाते बनाते, अब अपने मॉडर्न ससुराल में जाकर इलेक्ट्रॉनिक गैस पर खाना बनाया करूंगी। निशा अपने मायके में ही हो रही परेशानियों का सामना कर करके बहुत ज्यादा परेशान हो चुकी थी। अब वो अपने मॉडर्न ससुराल जाकर मॉडर्न तरीके से रहना चाहती थी। इसी के चलते कुछ समय में उसकी शादी हो जाती है और शादी होकर वो अपने ससुराल में आ जाती है, जहां उसके ससुराल का घर बहुत खूबसूरत होता है। आ जाओ बहू, इसे अपना ही घर समझो। माँ जी, सच कहूँ तो बहुत खूबसूरत है ये घर और इसे बहुत मॉडर्न तरीके से भी बनवाया गया है। अरे हाँ हाँ, क्यों नहीं, यहाँ तो हर एक चीज ही मॉडर्न है। चिंता मत करो, तुम भी यहाँ रहते हुए मॉडर्न ही हो जाओगी। अच्छा माँ, मैं बाकी के काम देखता हूँ, इतने आप निशा को मेरा कमरा दिखा दीजिए। अरे हाँ हाँ, क्यों नहीं, अभी दिखा देती हूँ। सरस्वती अपनी बहू को उसके कमरे में लेकर जाती है। बहू, ये तुम्हारा कमरा है, कैसा लगा तुम्हें तुम्हारा कमरा? अभी रेनोवेशन करवाया है मैंने। सच कहूँ तो माँ जी, मैं तो कभी कल्पना भी नहीं कर सकती थी कि मेरा कमरा इतना खूबसूरत होगा। ये सच में बहुत प्यारा है। निशा को सब कुछ बहुत अच्छा लगता है, वो मन ही मन बहुत खुश हो रही होती है। तुम आराम करो, मैं थोड़ी देर में आती हूँ, तुम्हारी पहली रसोई की रस्म भी करवानी है ना। ठीक है माँ जी। सरस्वती के जाने के बाद निशा मन में सोचती है,
अब तो मेरी रसोई भी इतनी मॉडर्न होगी जहाँ मुझे पहले रसोई की रस्म करने में भी बहुत मजा आएगा। मैं तो फोन में रील भी बनाऊंगी जो आजकल चल रही है। पहले रसोई की पूजा करूंगी, उसके बाद कुछ मीठे में बनाऊंगी। निशा बहुत खुश थी। कुछ देर वो आराम करती है, जिसके बाद वो एक प्यारी सी साड़ी पहनकर तैयार हो जाती है। थोड़ी ही देर में निशा की नंद प्रियांशी भी आ जाती है। चलो भाभी, आपकी पहली रसोई की रस्म के लिए तुम्हें रसोई में लेकर चलती हूँ। निशा बहुत एक्साइटेड थी अपनी पहली रसोई की रस्म के लिए। वो बहुत खुश होकर अपनी पहली रसोई की रस्म करने रसोई में आती है, लेकिन जैसे ही वो रसोई में आती है तो उसकी आंखें चौड़ी और मुंह खुला का खुला रह जाता है। ये क्या है? ये हमारी रसोई है। कैसी लगी आपको हमारी रसोई? ठीक है, लेकिन मैंने तो कुछ और सोचा था। तभी वहां सरस्वती आती है। बहू, ये हमारी बहुत पुरानी रसोई है। हम सभी को मिट्टी के बर्तन में खाना अच्छा लगता है क्योंकि उसमें खाना स्वादिष्ट बनता है। तुम भी ऐसे ही स्वादिष्ट खाना बनाकर खिलाना और सबसे पहले कुछ मीठा बनाना। ठीक है माँ जी। निशा को इतना कहकर सरस्वती अपनी बेटी प्रियांशी के साथ रसोई से बाहर आ जाती है, लेकिन उनके आते ही निशा अपने सिर पर हाथ मारती है। अरे ये क्या आफत है! पहले ही मायके में मैं परेशान थी चूल्हे चौकी से, और अब यहाँ भी वही हुआ मेरे साथ। अरे मायके में तो चलो मिट्टी का चूल्हा ही था, यहाँ तो मेरे ससुराल की रसोई में सब कुछ भी मिट्टी का है, यहाँ तक कि बर्तन भी मिट्टी के हैं। निशा बहुत परेशान थी, लेकिन आप उसके पास और कोई चारा नहीं था। उसने मिट्टी का चूल्हा जलाना शुरू किया, जिसके धुएं से उसे खांसी आने लगी। अब क्या करूं, बहुत गुस्सा आ रहा है। मैंने क्या क्या सोचा था कि मेरा मॉडर्न ससुराल कितना अच्छा होगा, लेकिन यहाँ तो मॉडर्न ससुराल की रसोई ही मॉडर्न नहीं है। मेरे तो सारे सपने ही चूर चूर हो गए। निशा जैसे तैसे करके मिट्टी के बर्तनों में गर्मा गर्म खीर बनाकर सभी के लिए लेकर आती है। सभी को खीर बहुत स्वादिष्ट लगती है, लेकिन किसी को निशा की मेहनत दिखाई नहीं देती। सभी स्वाद लेते हुए खीर खा लेते हैं। बहू, ये लो तुम्हारा शगुन का लिफाफा। अभी मैं आपके लिए ये गिफ्ट तैयार किया था, ये लीजिए आपके लिए। अरे, इतना अच्छा खाना बनाने वाली मेरी बीवी है, उसके लिए स्पेशल गिफ्ट तो होना ही चाहिए था। तो मैं तुम्हारे लिए मॉडर्न सी रिंग लेकर आया हूँ। इन सभी गिफ्ट के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। ये सभी बहुत खूबसूरत है। ये कहने के बाद निशा मन में सोचती है, काश कि इस घर की रसोई भी अच्छी होती तो मैं ये खीर और भी ज्यादा स्वादिष्ट बनाती, लेकिन अफसोस मॉडर्न ससुराल में रसोई ही मॉडर्न नहीं है। इस तरह रोजाना निशा को चूल्हे पर मिट्टी के बर्तनों में खाना बनाना पड़ता है। चूल्हे पर जब वो लकड़ियों से निकल रहे धुएं को बर्दाश्त करती है तो उसकी वजह से उसकी हालत खराब होने लगती है। धीरे धीरे उसकी आंखों के नीचे डार्क सर्कल भी बढ़ने लगते हैं। बहू, तुझे क्या होता जा रहा है? जब से तुम इस घर में आई हो तब से तुम्हारी आंखों के नीचे काले काले धब्बे पड़ते जा रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है कि तुम्हें अपने ससुराल का हवा पानी सूट नहीं कर रहा है। माँ जी, आपको क्या पता, ससुराल का हवा पानी तो सूट कर रहा है, लेकिन रसोई सूट नहीं कर रही है। अरे जब ससुराल मॉडर्न था तो रसोई भी थोड़ी मॉडर्न ही बनवा लेते तो क्या ही चला जाता। क्या हुआ बहू, किस दुविधा में पड़ गई हो? ऐसा क्यों लग रहा है कि कुछ कहना चाहती हो लेकिन कह नहीं पा रही हो? कुछ नहीं माँ जी, बस अपने कमरे में जाना चाहती हूँ, थोड़ी सी थक गई हूँ। हमेशा ऐसा कहकर अपने कमरे में चली जाती है। इतना ही नहीं, निशा इस बात से भी परेशान हो जाती है कि उसके घर पर कोई न कोई आते ही रहता था और उनके लिए उसे रसोई में जाकर चाय नाश्ता बार बार बनाना पड़ता था। बहू, तुम्हारी बुआ आई है, उनके लिए कुछ अच्छा सा नाश्ता बना लो। ठीक है माँ जी, अभी बना कर लाती हूँ। निशा रसोई में आती है और फिर से चूल्हा जलाकर उस पर नाश्ता बनाना शुरू कर देती है, लेकिन अब रोज रोज मिट्टी के बर्तनों में खाना पकाने में उसे बहुत ज्यादा परेशानी होने लगती है। अरे एक तो ये आग नहीं जल रही है आज, ऊपर से ये मिट्टी के बर्तन जल्दी से गर्म नहीं होते। आखिर करूँ तो करूँ क्या? अरे निशा, क्या कर रही हो यार? मुझे ऑफिस के लिए देरी हो रही है, टिफिन नहीं तैयार किया अभी तक। भाभी, नाश्ता ला दो, बहुत देर हो गई इंतजार करते करते। बहू जल्दी करो, क्या कर रही हो? आज तो तुमने बहुत देर कर दी हर काम करने में। सभी की इतनी जोर जोर से चिल्लाने की आवाज सुनते ही निशा को बहुत तेज गुस्सा आता है। वो मिट्टी के बर्तनों को गुस्से में पटक देती है, जिसके चलते मिट्टी के बर्तन टूट जाते हैं। मिट्टी के बर्तन के टूटने की आवाज से घर के सभी लोग रसोई में आते हैं। अरे बहू, ये क्या हुआ? ये मिट्टी के बर्तन कैसे टूट गए अचानक से? माँ जी, ये मिट्टी के बर्तन मैंने तोड़े हैं और जानबूझकर तोड़े हैं। अरे कब तक मैं यहाँ मिट्टी के बर्तन में खाना बनाती रहूं? आप देख रही हो ये बर्तन जल्दी से गर्म नहीं होते, चूल्हा जलने में घंटा लग जाता है। आप लोग तो बस फरमाइश कर देते हो कि हमें ये खाना है। आपको पता है कि यहाँ मॉडर्न ससुराल में होते हुए भी मुझे ये पुराने जमाने की रसोई में काम करना पड़ रहा है और कितनी मुश्किलें मुझे रोजाना झेलनी पड़ती हैं। ये सुनते ही सरस्वती और पूरा परिवार हैरान हो जाता है।
बहू तुम्हें इतनी सारी परेशानी थी, तुमने मुझे बताया ही नहीं। अरे तुम मुझे पहले ही बता देती तो सही रहता। आपको मेरे चेहरे पर ये डार्क सर्कल दिख गए माँ, लेकिन आपको ये नहीं दिखा कि मैं रसोई में कितनी परेशान होती हूँ। मुझे नहीं पता था बहू कि तुम्हारे डार्क सर्कल इस पुराने जमाने की रसोई में काम करने की वजह से हो रहे हैं। हमने तो ये सोचा था कि ससुराल का हवा पानी तुम्हें सूट नहीं कर रहा। नहीं माँ जी, ये मेरी हालत इन मिट्टी के बर्तनों में खाना बनाने की वजह से है। हाँ भाभी सही कह रही, कभी कभी जब मैं भी रसोई में काम करती हूँ तो मुझे भी बहुत परेशानी होती है। वैसे तो बस ये पुराने जमाने की रसोई इसीलिए ही बना रखी थी ताकि हम लोगों को स्वादिष्ट खाना मिल सके। मिट्टी के बर्तनों में खाना स्वादिष्ट बनता है, बस यही कारण था इस रसोई को ऐसा बनाने का। अरे माँ जी, आप गलत सोच रही हैं। ऐसा कुछ नहीं है, खाना तो तब स्वाद बनता है जब बनाने वाला कारीगर अच्छा हो। खाना बनाना आना चाहिए, फिर वो चाहे मिट्टी के बर्तन में हो या साधारण बर्तन में हो, उससे फर्क नहीं पड़ता। और मुझे इतना यकीन है कि मैं साधारण बर्तनों में भी अच्छा खाना बना सकती हूँ बजाय मिट्टी के बर्तन में। ठीक है बहू, तुम चिंता मत करो, हम लोग बहुत जल्दी रसोई की रिनोवेशन करवा देंगे। जैसे तुम्हें मॉडर्न ससुराल मिला है, अब तुम्हें रसोई भी मॉडर्न ही मिलेगी। चिंता मत करो, ये रसोई ऐसे रेनोवेट होगी कि तुम बहुत खुश हो जाओगी। इस तरह कुछ दिन तक घर में खाना बाहर से आता है और घर की रसोई की रेनोवेशन स्टार्ट हो जाती है। रेनोवेशन के बाद जब निशा रसोई में आती है तो ओह माय गॉड, मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा, इतनी सुंदर रसोई। यहाँ तो हर एक चीज की फैसिलिटीज है, कॉफी बनाने की मशीन है, वेन है, इलेक्ट्रॉनिक गैस है, जूसर मशीन है। अब तो यहाँ मैं इतनी खुश होकर काम करूंगी कि बस क्या बताऊं, और आप लोगों को रोजाना बढ़िया बढ़िया पकवान भी बनाकर खिलाऊंगी। निशा की खुशी देखकर उसके ससुराल वाले बहुत खुश होते हैं। आखिर जो निशा को चाहिए था वो उसे मिल गया। अब वो रोजाना बढ़िया बढ़िया पकवान बनाकर अपने ससुराल वालों को खिलाती है। इसी के चलते ससुराल वाले भी खुश होते हैं और निशा भी अपने ससुराल में खुशी से रहने लगती है।